गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कल हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ किया था कि वो डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द पैथोजन एंड स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अदर हेल्दी पर्सन, उसे हम क्या बोल रहे थे? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल रहे थे। तो अब हम वो कैटेगरीज पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ या कॉजेटिव एजेंट्स के बेसिस पर हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे वायरल डिजीज़ बोलते हैं, वो किसकी वजह से हो रही है? वायरसेस की वजह से। बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वो किस वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दीज आर ऑल लोअर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक, या हम कहें वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो क्या हैं? यूनिसेलर हैं। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन डिजीज कौन सी होती हैं? जो प्रोटोजोआ से कॉज होती हैं। प्रोटोजोआ कौन से फाइलम में आता था? प्रोटिस्टा। ठीक है। हेलिमेंथीज ये क्या है? जितने भी आपके वॉर्म्स होते हैं, जैसे हमने प्लेटेहेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज किए थे, वो किस में आएंगे? फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स जो हमने किए थे, जैसे लिवर फ्लूक हो गया आपका, राउंड वॉर्म हो गया, ये सारे क्या हैं? स्कैरिस हो गया, ये सारे कौन सी कैटेगरीज में आएंगे? हेलिमेंथीज। 5वीं जो कैटेगरी है फंगल डिजीज, जो किसकी वजह से हो रही है? फंजाई की वजह से हो रही है। जैसे रिंग वॉर्म हो गया, एथलीट फूड, जो दाद हो जाते हैं, जैसे जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? रिंग वॉर्म बोल रहे हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं कि वायरल डिजीज कौन कौन सी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल बेस्ड कौन सी बीमारियां हैं। तो जैसे इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है, जो कौन से वायरस से हो रहा है? ऑर्थोमायोक्सो वायरस। यहाँ पर आपने कुछ लर्न नहीं करना है बच्चे, इसको सिर्फ पढ़ना है। आपको ये नहीं है कि आपको ये सारे कॉजेटिव एजेंट क्रैम करने हैं, नहीं, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। जैसे इन्फ्लुएंजा आ गया, चिकन पॉक्स आ गया, तो ये किस टाइप की डिजीज़ है? इट इज़ ए वायरल डिजीज़ और इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़। तो आपने कॉजेटिव एजेंट का नाम ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन आपको कौन सी कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन कौन से टाइप की है, वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। जैसे इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्स, पोलियो, एड्स, डेंगू फीवर, ये सारे डिजीज़ किससे हो रही हैं? वायरल डिजीज़ हैं ये। चिकन पॉक्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर है, स्मॉल पॉक्स का वेरियोला है, मीजल्स का रूबेला है, मम्स का पैरामायोक्सो वायरस है, पोलियो का पोलियो वायरस है, एड्स का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, डेंगू फीवर का डेंगी वायरस है। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही बैक्टीरियल डिजीज़ की कैटेगरी है, जैसे हम बात करें कॉलरा है, निमोनिया है, टाइफाइड है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, लेप्रोसी, डायरिया, एंथ्रेक्स, ये सारी डिजीज़ किससे हो रही हैं? बैक्टीरिया के। ये इनके कॉजेटिव एजेंट हमने लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं आपको सब याद करने हों, जो आपसे याद हो सकते हैं वो आपने याद करने हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये कैटेगरीज जरूर ध्यान में होनी चाहिए कि जैसे ये पूछा जाए कॉलरा कौन सी डिजीज है? इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट है प्रोटोजोन डिजीज, एमीबाइसिस, एंटमीबा हिस्टोलिका से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। तो ये दोनों क्या हैं? प्रोटोजोन कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी प्रोटोजोन डिजीज। नेक्स्ट जो हमने बहुत समझना है कि हाउ पैथोजन कॉजेज डिजीज। जैसे हम कह रहे हैं कि एनी फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, इट कॉजेज डिजीज। ठीक है। तो वो डिजीज किस वजह से हो रही है? ऐसा वो अंदर जाकर जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या कर रहा है? तो वो 2 तरीके से बच्चे डिजीज कॉज कर सकता है, या तो किसी ऑर्गन या टिश्यू को डैमेज करेगा। जैसे हम करें मलेरिया है, वो हमारे आरबीसी सेल्स में जाकर ग्रो होने लग जाता है, तो हमारे आरबीसी सेल्स अल्टर होने लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ? अ सॉर्ट ऑफ सेल डैमेज हो गई, या कोई टिश्यू डैमेज हो गया, या कोई ऑर्गन ही हमारा इफेक्ट होने लग गया है। तो एक तो ये तरीका है कि कोई ऑर्गन, कोई पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय द पैथोजन। या दूसरा क्या करेगा कि जैसे ही
पैथोजन एंटर करता है वो अंदर जाकर कुछ क्या है, केमिकल सिंथेसाइज करने लग जाता है, केमिकल सिंथेसिस हो जाता है। उन केमिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, टॉक्सिन, मतलब वो हमारी बॉडी में जाकर टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। मलेरिया भी क्या है, टॉक्सिन सिक्रेटिंग कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि पैथोजन हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। जैसे सबसे पहला है टिश्यू डैमेज। पैथोजन डैमेज द सेल्स एंड ब्लड ooze from the damaged tissue leading to the hemorrhage। एग्जाम्पल टीबी, जैसे लंग्स की जो हमारी वॉल्व है वो डैमेज हो जाती हैं ट्यूबरकुलोसिस में रेबीज हो गया, पोलियो हो गया। पोलियो क्या है, आपकी जो लिम्स हैं उनको डिफॉर्म्ड कर देता है। तो ये सारे क्या है, टिश्यू, आपका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या सेल्स डैमेज हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी वर्किंग क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, टिश्यू डैमेज। दूसरा क्या है, टॉक्सिन सिक्रीशन, मतलब कोई हार्मफुल सब्सटेंस पैथोजन हमारी बॉडी में जाकर रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। पैथोजन प्रोड्यूस पावरफुल पॉइजन कॉल्ड टॉक्सिन विच कॉजेज डिजीज। तो दो तरह के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। These are released as soon as produced, for example tetanus, diphtheria and botulism। मतलब एक्सोटॉक्सिन का मतलब है जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करा उसने जाते ही क्या है, टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया, ऊजिंग आउट, बाहर निकाल रहा है, इसलिए वर्ड आ गया एक्सोटॉक्सिन। तो जैसे टेटनस हो गया, डेप्थीरिया हो गया, बॉटलिज्म क्या होता है, ये फूड पॉइजनिंग कॉजिंग एजेंट है हमारे पास। तो ये सारी क्या है, जाते ही क्या है, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, हमें फूड पॉइजनिंग महसूस होती है, मतलब उल्टियां शुरू हो जाती हैं हमें। दूसरा है एंडोटॉक्सिन। ये क्या है, ये एकदम जाते नहीं रिलीज होते, ये क्या है, कुछ टाइम के बाद रिलीज होंगे। दे रिमेन इनएक्टिव टिल द बैक्टीरिया और अ पैथोजन इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जैसे ही पैथोजन खत्म हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी सेल्फ इम्यूनिटी की वजह से पैथोजन को किल कर देगी। तो जैसे ही पैथोजन किल हो जाता है उसके बाद एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है। तो वो क्या है कि बाद में हमें इफेक्ट आया, जैसे प्लेग मान लो, ये चीजें क्या दर्शाती हैं कि भाई इंक्यूबेशन पीरियड हर बैक्टीरिया या हम कहें हर पैथोजन का क्या होता है, अलग अलग। कोई तो जाते ही इफेक्ट दिखाने शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे आज एंटर करे तो 2 घंटे बाद ही हमें अनईजीनेस होने लग जाता है। तो मतलब क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, बहुत कम होता है। अभी हम इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे। एंडोटॉक्सिन क्या है कि जाते ही पैथोजन हमारी बॉडी में रिलीज नहीं करेगा टॉक्सिन, वो कुछ टाइम के बाद मे बी 10 days, 15 days, 20 days और मंथ्स, तो वो डिपेंड करेगा फ्रॉम पैथोजन टू पैथोजन। तो जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और टाइम लैप के बाद वो कोई हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन। तो इसमें कौन सा आ जाएंगे, टाइफाइड, कॉलरा और प्लेग, ये तीनों कैटेगरी किसकी हैं, एंडोटॉक्सिन की है। तो अभी हमने बात करी कि हर पैथोजन जरूरी नहीं है सेम इंटरवल्स में अपना इफेक्ट दिखाए। अब इफेक्ट दिखाने की बात क्या है, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिजीज। ये कह रहे हैं कि वो टाइम पीरियड कि जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करा है और कितनी देर बाद आपको ये पता लगता है कि मेरे अंदर पैथोजन है, या हम कहें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। कि वो टाइम पीरियड किस किस के बीच में, जब आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर किया और उसने अपना इफेक्ट दिखाया, मतलब अपने सिम्टम्स दिखाए, वो टाइम पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जितनी भी डिजीज एक्सोटॉक्सिन की वजह से होंगी वो क्या होगा, उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा जैसे ही पैथोजन एंटर करता है वो जाते ही क्या रिलीज कर देता है, टॉक्सिन रिलीज कर देता है। लेकिन जितने भी एंडोटॉक्सिन कॉजिंग डिजीज होते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, लंबा होता है, क्योंकि जब तक पैथोजन लाइव रहता है इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स
इफेक्ट। ठीक है, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पैथोजन टू पैथोजन वेरी करेगा, दैट it may varies from 24 hours for a common cold to several months for rabies। rabies जो आपको कुत्ता काट जाता है उसकी वजह से, लेकिन एक्चुअल में जो रेबीज है वो क्या है, एक वायरल डिजीज है। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, और इनकी वजह से ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से पैथोजन डिजीज कॉज करता है। लेकिन आपने देखा होगा सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में, मान लो कोई पर्सन क्या है, सेम उसने फूड खाया, लेकिन एक पर्सन को तो क्या है फूड पॉइजनिंग हो गई, बॉटलिज्म की प्रॉब्लम हो गई, मतलब उसके अंदर एक्सोटॉक्सिन रिलीज हो गया, लेकिन दूसरी की बॉडी ने इफेक्ट नहीं दिखाया। मतलब दो पर्सन ने सेम खाना खाया, सेम हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेम हैव बैक्टीरिया, बट वन प्रोड्यूस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज बॉटलिज्म। उसको क्या है फूड पॉइजनिंग हो गई, लेकिन दूसरे पर्सन को नहीं हुई। तो हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ पैथोजन का जाना बॉडी में हम ये नहीं कह सकते कि डिजीज हो जाएगी। पैथोजन के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो किसका कारण बन सकते हैं, डिजीज होने का कारण बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इन्फेक्शन, कि हम ये तो कह सकते हैं कि रूट कॉज ऑफ इन्फेक्शन और ए डिजीज इज पैथोजन। पैथोजन की वजह से डिजीज हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ पैथोजन का प्रेजेंट होना ही डिजीज कॉजिंग सफिशिएंट है? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से डिजीज होते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करें, नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि कितने पैथोजन बॉडी में जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं। तो अगर किसी की बॉडी में 100 पैथोजन जा रहे हैं और किसी की बॉडी में 1 पैथोजन जा रहा है, तो 1 पैथोजन के साथ तो बॉडी हमारी लड़ लेगी, लेकिन जब हमारे क्या है ज्यादा हो जाए बैक्टीरिया, तो लड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे हम बात करें कि हमारे कंट्री पर चारों तरफ से अटैक होगा तो लड़ना क्या है, मुश्किल है, लेकिन एक तरफ से अटैक हो रहा है, हमें पता है, तो हमारे सोल्जर्स आसानी से उसको डिफीट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। अ पर्सन हुज बॉडी इज इन्वेडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज नेचुरली मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम द डिजीज। किसके कंपैरिजन में, उस पर्सन के अंदर जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्या है, कम गए हैं, पैथोजन क्या है, कम गया है। ये तो हो गया नंबर के बेसिस पर। दूसरा हम करें वर्लुएंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। वर्लुएंस का मतलब क्या होता है, वर्लुएंस क्या है, इट इज द डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ एन पैथोजन। वर्लुएंस क्या है कि किसी भी पैथोजन की बीमारी करने की जो क्षमता है उसे हम वर्लुएंस बोलते हैं। तो सारे पैथोजेंस बराबर फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग या इन्फेक्शियस नहीं होते, सबकी वर्लुएंस एबिलिटी क्या है, अलग अलग है। मतलब डिजीज कॉज करने की क्षमता सब में क्या है, अलग अलग है। वर्लुएंस मीन द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। It depend on how pathogen grow in tissue and produce toxin to destroy the host cell। मतलब वही बात हो गई कि अगर पैथोजन एंटर कर रहा है बॉडी में और बॉडी उसके साथ लड़ रही है, तो क्या है, पैथोजन डिजीज नहीं कॉज कर सकता, तो हम उसकी वर्लुएंसी क्या कर देंगे, लो हो गई है वहां पर। लेकिन एक पर्सन ऑलरेडी वीक है, तो क्या है, उसके अंदर अगर पैथोजन जा रहा है तो उस बॉडी के अंदर वही पैथोजन क्या है, मोर वर्लुएंट हो जाता है, क्योंकि उस वहां पर वो डिजीज कॉज कर देगा। तो वर्लुएंस क्या हुआ कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज इन एन बॉडी, इन ए होस्ट। तो ये भी क्या है, पैथोजन टू पैथोजन वेरी करती है। नेक्स्ट जो मेन चीज है जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इन्फेक्शन को, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। रेजिस्टेंस मतलब हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता कितनी है, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। लो रेजिस्टेंस पर्सन कैच द मोर इजीली
पैथोजन। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। पर्सन हु हैव रिसेंटली सफर फ्रॉम डिजीज एंड हैज बीन वैक्सीन इज इम्यूनाइज्ड टू ए डिजीज। जैसे हम बात करते हैं कि आपने सुना भी होगा वैक्सीनेशन कराते हैं हम बच्चों की, तो वैक्सीनेशन कराना क्या है, हम डिजीज होने से पहले ही उस बॉडी में या जिस बच्चे को हमने वैक्सीनेशन कराई है, हम क्या कर रहे हैं, उस बीमारी से पहले ही लड़ने के लिए क्षमता बढ़ा रहे हैं। हम आगे अभी पढ़ेंगे कि बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए हम इम्यूनिटी कैसे रोल प्ले करती है, वो हमारी बॉडी में क्या करती है जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इम्यूनिटी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को। नेक्स्ट अब हम आपकी बुक में सम कॉमन डिजीज दे रखे हैं। ह्यूमंस में कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल भी दे रखे हैं, प्रोटोजोन्स भी दे रखे हैं और वायरल भी दे रखे हैं। तो हम एक एक करके उन सारे डिजीज के ओवरव्यू लेंगे। जैसे सबसे पहले दे रखा है टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से हो रहा है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। जो कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पर बच्चे हमने जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक में कॉमन डिजीज के, उनके कॉजेटिव एजेंट आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे हमने पहले टेबल करी थी, वहां पर सबके कॉजेटिव एजेंट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो आपकी बुक में कुछ 5-6 डिजीज बता रखी हैं, उनके एटलीस्ट आपको पॉजिटिव एजेंट जरूर याद होने चाहिए। जैसे हम बात करें टाइफाइड का, क्या है, साल्मोनेला टाइफी। इट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन, हमारे पेट में होता है, आंत में। डिजीज इज कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 1 to 15। तो ज्यादा कौन है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है, इसलिए उनमें डिजीज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। कैसे ट्रांसमिट होता है, जैसे हमने पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन किए थे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, वो हम करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज स्प्रेड बाय फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद द फीकस ऑफ द पेशेंट। जो हमारा खाना है या पानी है दूषित हो जाता है, उसमें सीवेज वाटर जब मिक्स हो जाता है तो चांसेस किसके बढ़ जाते हैं, टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैरियर कौन है इसका, हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है हमारी। हाउस फ्लाई हमारी मैक्सिमम कैरियर ऑफ डिजीज होती है। जितनी भी बीमारियां हमारी 70% जो हमारी पैथोजन बॉर्न डिजीज है, वो उसका कैरियर कौन होता है, हाउस फ्लाई होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 वीक भी हो सकता है और मैक्सिमम कितना, 3 वीक। मतलब पैथोजन आज एंटर करा 1 तारीख को, तो मैक्सिमम 21 दिन के बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या आएंगे, हाई फीवर इन 1st and 3rd वीक फॉलोड बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ इन फीवर इन 3rd and 4th वीक। मतलब हाई फीवर होना अप एंड डाउन के साथ, मतलब पहले बहुत तेज फीवर हो गया है, फिर धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास हमारा इसमें फीवर रहता है। शुरू में तेज होगा, लेकिन उसके बाद 100 हमें अनइजीनेस सा रहता है, क्योंकि हाई फीवर नहीं है लेकिन फीवर है बॉडी में, तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती। सिर में दर्द, हेडेक, एक्सट्रीम वीकनेस, हम बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, हमारे टाइफाइड के। टाइफाइड को हम कैसे चेक कर सकते हैं, विडाल टेस्ट होता है, एक लैब में करवाया जाता है। तो विडाल टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई दी टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हमें, प्रॉपर कम्युनिटी सैनिटेशन, मतलब हमने अपने जो सफाई है आसपास, हमारी जो सीवरेज की दिक्कत होती है, हमारा सीवेज वाला पानी या जो पीने वाला पानी है उसमें किसी तरह की भी मिक्सिंग ना हो, तो वो हमने बहुत ध्यान से रखनी है। मतलब हमने कम्युनिटी सैनिटेशन का, अपने आसपास सफाई का बहुत ध्यान रखें। पर्सनल
क्लीननेस मतलब ये तो कम्युनिटी की बात होगी, हमारी जो पानी आ रहे हैं वो दूषित पानी ना हो, हमारा सीवेज का पानी अलग जा रहा हो और जो पीने वाला पानी है वो अलग आ रहा हो, तो दैट इज अ कम्युनिटी। पर्सनल हमने अपने आसपास की भी सफाई रखनी है, अपने प्रॉपर बाथ लेना है, अपने प्रॉपर वाटर लेना है, तो क्लीननेस, अपनी क्लीननेस भी करनी है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ पर्सन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि भाई उनको रिन्यू होता रहता है टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, अगर मान लो एक बैक्टीरिया भी रह गया तो वो मल्टीप्लाई कर फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा से टाइफाइड के सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। तो सीवियर केसेस में आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी उसको किल करने के लिए, क्योंकि एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाइयों को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज निमोनिया। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो रही है। ये हमारी लंग डिजीज है। जैसे हम वो कौन सी डिजीज थी, इंटेस्टाइनल डिजीज थी, ये कौन सी है, लंग डिजीज है, आपके लंग से इफेक्ट हो जाते हैं। कैसे ट्रांसमिशन होता है, डिजीज स्प्रेड बाय द स्पुटम ऑफ द पेशेंट, मतलब जो थूक होता है पेशेंट का उससे ये स्प्रेड होती है। कॉमनली ऑकर इन द ओल्ड पीपल। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, शॉर्ट होता है इंक्यूबेशन पीरियड, 1 से 3 दिन में ही आपको सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्या सिम्टम्स आएंगे, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होएगी, खांसी हो जाएगी और सिर में दर्द रहेगा। ठीक है, तो ये थे निमोनिया के सिम्टम्स। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी कॉमन कोल्ड, ये क्या है, एक वायरल डिजीज है जो किससे हो रहा है, रीनो वायरस से हो रहा है, जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, लंग्स में नहीं पहुंचता, वो सिर्फ हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज, जैसे आपका नोज का एरिया है, फिर आपके जो ट्रैकिया पोर्शन है वहां तक आपका क्या है, इन्फेक्शन होता है। लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया है और वो सीवियर हो जाएगा तो वो बाद में निमोनिया फॉर्म होगा, मतलब लंग्स तक आपका रीनो वायरस नहीं पहुंचता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, वायरस आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ एंड स्नीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे दूसरे ने छीका और उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, तो वो दूसरे पर्सन में चला जाएगा। सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, नेजल कंजेशन मतलब नाक रुक जाएगी आपकी, या डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा नाक बहने लगेगी, सोर थ्रोट, गले में खराश रहेगी, खांसी, हेडेक। ये मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है, 3 से 7 दिन तक। उसके बाद आपकी बॉडी सेल्फ इम्यूनिटी से उसको कंट्रोल कर लेती है। मलेरिया हम थोड़ा लंबा है, बाद में करेंगे, पहले हम बाकी डिजीज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमेबोइटिक डिसेंट्री, या इसका दूसरा नाम क्या है, एमेबोइसिस। इट इज कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलिका, जो क्या है, एक प्रोटोजोआ। तो एमेबोइक डिसेंट्री क्या है, एक प्रोटोजोन डिजीज है। कहाँ होती है, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन। कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इन्फेक्शन अकर्ड बाय द इंजेक्शन सिस्ट विद द फूड और ड्रिंक, मतलब आपके जो एंटमीबा हिस्टोलिका की जो फॉर्म्स हैं, सिस्टिक फॉर्म्स हैं, अगर आप उसको खाने के साथ या पीने के साथ आपकी बॉडी में चला गया तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या है, फूड बॉर्न डिजीज है, या हम कहें वाटर बॉर्न डिजीज है। जिसे हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो वो सीवेज पानी से, पानी मेन फैक्टर है वहां पे, तो उसको हम वाटर बॉर्न डिजीज बोलेंगे। कैरियर क्या है, फ्लाइज हैं, फ्रॉम द फिकिस टू द फूड एंड ड्रिंक, मक्खियां जोड़ती हैं। सिम्टम्स क्या हैं, पैरासाइट रिलीज एंजाइम कॉल्ड द साइटोलाइसिन दैट इरोड द मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब केमिकल रिलीज कर रहे हैं ये साइटोलाइसिन, जो हमारी इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, खराब कर देगा। पेशेंट passes blood and mucus with the stool, तो जो वेस्ट पर्सन बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो उसके साथ क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि देयर इज ए प्रॉब्लम इन द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या है, एस्कैरिस।
एस्केरिस इज कॉज्ड बाय द एस्केरिस लुमेरिकोइडिस, ये क्या है, एक हेलमेंथीज है। ये भी क्या है, एक इंटेस्टाइनल डिजीज है हमारी। किसकी वजह से हो रही है, एग आर कैरिड टू द फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर बाय एयर, फ्लाइज और कॉकरोच। तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है एस्केरिस का, जिसकी वजह से जो एस्केरिस के एग्स होते हैं वो क्या है, हवा के साथ या कोई फ्लाइज के साथ उड़कर हमारे खाने में चले जाएंगे, तो उससे क्या है, हमारी इंटेस्टाइन में इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस क्या है, इट इज कॉज बाय द वुचेरिया ब्रैंकोफिट, इट लीव इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन। हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हम पढ़ेंगे अभी कि जो हमारे ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर हम क्या है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, कॉजेटिव एजेंट इज वुचेरिया ब्रैंकोफिट, लेकिन कैरियर कौन है, मॉस्किटो, मच्छर है। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो जाएगा। इन क्रॉनिक केसेस लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक्ड हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है। एनॉर्मस स्वेलिंग अकर इन द आर्म फिट, हाथ पैरों में सूजन हो जाती है और इतनी ज्यादा सूजन हो जाती है कि पैर इतने मोटे हो जाएंगे, दैट उसी के बेसिस पर इसका नाम दिया गया है एलिफेंट फुट। एलिफेंट की तरह हमारे हाथ पैर हो जाते हैं सीवियर कंडीशन में, बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में, जब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, रिंग वॉर्म क्या है, एक फंगल डिजीज है जो ट्राइकोफाइटोन या इपीडर्माफाइटोन की वजह से होती है ह्यूमंस में। ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्शन इज गेन फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स, कोम्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, सॉइल से हो सकता है या आप कॉमन चीजें यूज कर रहे हो दूसरों की। तो क्या आएगा, हमारे जो जिसे हम दाद बोल रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई एंड स्केली स्किन, जगह जगह से हमारी स्किन उतरने लग जाती है और बहुत ज्यादा खुजली होगी। इंटेंस ईचिंग का मतलब खुजली, बहुत ज्यादा खुजली होती है और वो जितना आप खुजली करते जाओगे वो आगे स्प्रेड होती रहती है। फिर अगर आप खुजली कर रहे हो और आपके नाखूनों में वो उसके फंगस के हाइफी चले जाएंगे और फिर आप किसी से हैंड शेक करोगे, तो दैट इज ऑल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो रिंग वॉर्म क्या है, एक फंगल डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, दूसरे में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ डिजीज। अब हमें कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि हमारी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड ना हो। पैथोजन से हो गई, एक पर्सन में होगी, अगर हमें नॉलेज होगी कि भाई ये डिजीज कम्युनिकेबल है तो हम उस पर्सन को आइसोलेट कर देंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं अब कोरोना वायरस की, हमें पता है कोरोना इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसलिए गवर्नमेंट किस चीज पर जोर दे रही है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हमें पता है जैसे ही लोग आपस में कांटेक्ट में आएंगे, इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी क्या है, वायरस चला जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं, दैट इज एन एजुकेशन टू मेक एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द डिजीज की भी ये कम्युनिकेबल है, इससे क्या खतरा हो सकता है। पर्सन शुड बी एजुकेटेड अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज सो दैट दे मे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन। दूसरा, आइसोलेशन, जैसे हम कह रहे हैं ना कि क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन के लिए। वो 14 दिन का मतलब क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। आफ्टर 14 डेज अगर वायरस होगा तो सिम्टम्स दिखाई देंगे उसके अंदर विद इन 14 डेज। ठीक है, तो आइसोलेशन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम दी अदर, उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि दूसरे पर्सन उसके कांटेक्ट में ना आए और डिजीज आगे स्प्रेड ना हो। तीसरा क्या है, वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए। पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन टू अवॉइड द इन्फेक्शन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द एपिडेमिक। जैसे हम एपिडेमिक की अब बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोरोना वायरस की
वैक्सीन ही नहीं है, हमारे पास उसकी दवाई नहीं है, तो हाउ वी कैन वैक्सीनेट द पॉपुलेशन। तो वैक्सीनेशन भी एक मेथड है जिससे आप जो इतनी तेजी से जो डिजीज फैलती हैं उसकी स्प्रेडिंग को आप रोक सकते हो। लेकिन वैक्सीनेशन का बनने का जो प्रोसेस है दैट इज ए लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस, जिसमें 1 साल 2 साल 10 साल कितने भी साल लग सकते हैं। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब अपने आसपास की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ हैं जो हाउस फ्लाई मतलब जो आपके आर्थ्रोपोडाज होते हैं वो दे आर द कैरियर्स ऑफ 70% ऑफ एन डिजीज। तो अगर आप उन आर्थ्रोपोडा को ही ग्रो नहीं होने दोगे तो उससे क्या है, आपकी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे गार्बेज ही, कूड़ा इकट्ठा हो जाना, पॉल्यूटेड वाटर शुड बी covered to prevent the growth of a disease causing organism. People disposal of waste and excreta periodic cleaning होनी चाहिए, disinfection of the water source होना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो हमारी वाटर सप्लाई आती है बरसात के दिनों में वो मिल्की सी होती है, क्योंकि मिल्की बनाने का पर्पस क्या है, उसके अंदर क्लोरीन ऐड की जाती है। क्लोरीन एक हाईली डिसइंफेक्टिंग केमिकल है, तो जिसकी वजह से क्या है, जितने भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन ग्रो हो रहे हैं दैट आर किल्ड, तो हमें क्लीन वाटर मिलता है। 5th क्या है, पर्सन हाइजीन शुड बी अडॉप्टेड इंक्लूडिंग कीपिंग बॉडी क्लीन। हमें पर्सनल हाइजीन भी रखनी चाहिए, हमने खुद की साफ सफाई हमारा पहला प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ताकि हम अवेयर रह सकें कि हम अपने आसपास सफाई रख रहे हैं तो हमारे अंदर डिजीज आने के चांसेस क्या हो जाएंगे कम। हमें साफ पानी पीना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए। तो ये जो पर्सनल क्लीनिंग है, हमें प्रॉपर बाथ लेना चाहिए, प्रॉपर हमें अपने हेयर कट लेना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हैं, ताकि हमें डिजीज कम से कम हो सके। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पैथोजन या कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम मलेरिया डिजीज, क्योंकि उसमें हमने पूरी लाइफ साइकिल वगैरह पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू।